नमस्कार, मनोदिल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी की जो आपकी एग्ज़ाम आने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इसमें सारे क्वेश्चन आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे। तो इसके संप्रदाय थे, एक तो श्वेतांबर और एक था दिगंबर। फास्ट रिवीजन होगा तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है। तो त्रिपिटक की रचना की गई है पाली भाषा में। नेक्स्ट आता है, सांची किसके लिए विख्यात है। तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, उसके लिए विख्यात है। नेक्स्ट आता है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। तो जात्रिक क्षेत्रीय गोत्र था, उसमें इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, यानी अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे। तो अंतिम थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट आता है, महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आता है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में पावापुरी। पावापुरी पड़ता है पटना में, वहाँ इनका क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आता है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर। ये आपके दोबारा भी क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट आता है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई। तो पाली भाषा में। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था। तो सिंधु का बाग कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा है ना, वो थी संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। पहला पशुपालन था, सेकंड नंबर पे आता था कृषि। नेक्स्ट है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी। तो सबसे पहले आर्यों ने खोज की थी लोहे की। नेक्स्ट आता है, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तो थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी, जो 24वें थे। प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की। तो प्रत्येक जिले में एक दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया। तो सुप्रीम कोर्ट का वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 में कहाँ पे गठन किया था, कोलकाता में गठन किया था। नेक्स्ट आता है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की और की थी विलियम जोन्स ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, 1784 में। किसने की, विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट आता है, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चला था वॉरेन हेस्टिंग के बाद। वॉरेन हेस्टिंग के पे चला था और इसे बाद में इन्हें क्या कर दिया गया था, दोष मुक्त भी करार दे दिया गया था। तो ये पहले थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, किस एक्ट के विरोध के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था। तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। और इस एक्ट के विरोध पर जब इसने इस्तीफा दिया तो और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर क्या लगा था, महाभियोग लगा था। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये जब लेके आए थे तो इस पर ये वॉरेन हेस्टिंग्स पे ये महाभियोग चला था। नेक्स्ट आता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम पे। नेक्स्ट आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था टीपू सुल्तान के मध्य। स्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे किया था। नेक्स्ट आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की थी। तो भ्रमण करने वाली अदालत बंगाल में 3 और बिहार में 1। ये इन्होंने फौजदारी न्यायालय को समाप्त करके भ्रमण करने वाली अदालतें खोली थी। तो इसमें इसके अंतर्गत बंगाल में तो 3 खोल दी और बिहार में 1 खोली। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने तांबे का प्रयोग किया था
और किस धातु से ये परिचित नहीं थे हड़प्पावासी, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट आता है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो हड़प्पा थी ताम्रयुगीन सभ्यता। नेक्स्ट आता है हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है, तो ये कालीबंगा है राजस्थान में। नेक्स्ट आता है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो हड़प्पा के निवासी है वो शतरंज में रुचि रखते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था, तो सिंधु का बाग कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट आता है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था, तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला था सबसे अमीर बंगाल। इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की, तो इजारेदारी प्रथा है वो मुर्शिद कुली खान ने शुरुआत की थी इजारेदारी प्रथा की। इंपॉर्टेंट है खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया, तो तकाबी ऋण है ये था अग्रिम ऋण। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का सर्वोग कहा जाने लगा, तो अलीवर्दी खां का जो शासनकाल था उसे भारत का सर्वोग कहा जाने लगा। किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफ़र मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था, तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट आता है किस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को बम्बई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया, तो पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को बम्बई दहेज के रूप में दिया था 1661 में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे, तो सबसे पहले भी पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी कौन से गए, पुर्तगाली गए थे। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये अल्बुकर्क था जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ, तो सिराजुद्दौला के टाइम पे हुआ था प्लासी का युद्ध। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया, तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ में युद्ध में ये बख्तियार खिलजी है वो मारा गया था 1206 में। मोहम्मद गजनवी किस वंश से संबंधित था, तो यामिनी वंश से संबंधित था मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट आता है चंदावर के युद्ध जो 1194 में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, तो कन्नौज के गढ़वाल शासक थे जयचंद गढ़वाल, इसको मोहम्मद गोरी ने हराया था 1194 में चंदावर के युद्ध में। तो चंदावर से चय याद रखना, जयचंद और चंदावर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, तो ये साइरस था। मोहम्मद गोरी की हत्या कब की थी, तो मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरों ने की थी। किसने की थी, ये था मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी, तो खोखरों के जाटों ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, तो अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो ये जो मनुस्मृति है इसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। हालांकि अब है ना ये जो मध्य एशिया वाला है ना, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, क्योंकि आर्य ये ना ये लैंग्वेज पे आधारित थी ये चीज़ें, तो अभी आया नहीं है। कहीं पढ़ा था मैंने कि आर्य है ना ये लैंग्वेज, तो आप क्वेश्चन आता तो ये याद रखना आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, तो चंदना थी। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, तो सबसे प्राचीनतम राजवंश था मौर्य वंश। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया, तो चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था। चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गोरी ने जब जयचंद को हराया था तब कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया, तो बख्तियार खिलजी था जो मोहम्मद गोरी का क्या था सेनापति। उसने नालंदा और विक्रमशिला दोनों जो अपनी थी उनको उन्होंने नष्ट कर दिया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया, तो 1206 में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। मोहम्मद गजनवी किस वंश से संबंधित था, तो मोहम्मद गजनवी था यामिनी वंश से। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था, तो मुल्तान का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था, तो यह आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था 1025 में। काफ़ी फेमस आक्रमण है ये। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है,
तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है मुल्तान को। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ, मोहम्मद गोरी को किसने हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। फिर मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में इसको हरा दिया 1192 में, 1 साल बाद। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया? तो ये अफगानिस्तान ले गया था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो ये किया था सुबुक्तगीन ने 1986 में। मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? तो मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक है, वो किस वर्ष बना था? ये 1998 में ये गजनी का शासक बन गया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो इसने 17 बार आक्रमण किए। 1001 से लेके 1027 तक इसने 17 बार टोटल आक्रमण किए। नेक्स्ट आता है 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल ने किया था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो चाणक्य ने की। किसकी तुलना मैकियावली ने प्रिंस से की है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की है। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? तो अशोक ने अपने सभी बड़े भाइयों को मार दिया था। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम बताइए जिसने उसे प्रभावित किया था? तो उसकी पत्नी का नाम था कारुवाकी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी 322 ईसा पूर्व, यानी 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आता है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आता है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो रामायण रचना है वाल्मीकि के द्वारा। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो कुंभा का स्थान है अफगानिस्तान में है ये नदी, वैदिक नदी है ये रिवर। नेक्स्ट आता है चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से हमें पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो सभा कहलाती थी मंत्री परिषद। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में। जादू, टोना, टोटका ये सभी किस में है? अथर्ववेद में है। नेक्स्ट आता है सिंधवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए किया गया है? तो अघन्य यानी जिसको मारा नहीं जा सकता, उस किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान था, उसने आक्रमण किया था। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था, जिसमें पोरस का राजा हैं वो हार गए थे, लेकिन सिकंदर है वो इनसे प्रभावित हुए और उनको राज्य वापस दे दिया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत का नाम आता है तब ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का जहाँ उस टाइम सिकंदर था उस टाइम कौन था? मगध का शासक धनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंदी था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने भेजा था तक्षशिला। नेक्स्ट है किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ये बहुत बार पूछा जाता है, तो पोलीब्रोथा कहा है मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट आता है मौर्य काल में एग्रोनोमाइक किसको कहा जाता था? एग्रोनोमाइक कहा जाता है सड़क निर्माण के अधिकारी को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एग्रोनोमाइक कौन होता था? सड़क निर्माण का अधिकारी। नेक्स्ट आती है अशोक के बारे में जानने के लिए स्रोत क्या है? तो अशोक किसके बारे में कहाँ से हमें मिलता है? तो अशोक के इतने शिलालेख हैं, वहाँ से हमें ये प्रमाण मिलते हैं अशोक के बारे में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा है कि भारतीय जो लोग हैं वो लिखने की कला नहीं जानते थे? तो ये मेगस्थनीज ने कहा है।
बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो उज्जैन प्रांत से था ये। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा है ना वो प्रचलित थी? तो क्या चलता था? पण चलते थे। अशोक का अधिकारी कौन था? तो अशोक का अधिकारी था कुणाल। नेक्स्ट देखो, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक। नेक्स्ट आता है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध कौन सा केंद्र था? तो तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट आता है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो अशोक की शिलालेखों में प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट आता है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? काफ़ी फेमस युद्ध कलिंग का युद्ध, तो 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग का युद्ध हुआ था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी मुद्रा कुणाल। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये तक्षशिला था। नेक्स्ट आता है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में रहते थे अशोक। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल का प्रयोग हुआ है? तो ये मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया है कि ये वर्षल कुल के थे। नेक्स्ट है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मॉस्को का अभिलेख है, उसमें ये मिलता है व्यक्तिगत नाम। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग होता है अर्थशास्त्र में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की वेलेजली ने स्थापना की थी। लॉर्ड, इसके नाम के अकॉर्डिंग है लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है जिसको खोला था वेलेजली ने, तो सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है, लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहा करते थे? तो लॉर्ड वेलेजली से कहते थे अपने आप को बंगाल का शेर। नेक्स्ट आता है, सर जॉर्ज बोरलो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? तो दासों के व्यापार पर रोक लगा दी सर जॉर्ज बार्लो। ये दास सबसे पहले कब आए? तो युद्धों के दौरान, जो भी जैसे कि ये कलिंग का आक्रमण हुआ उसमें 1.5 लाख जो लोग थे उनको सभी को दास बना दिया गया था। फिर भारत में उसी युद्ध से दास प्रथा की शुरुआत हुई थी, तो ये ऑफिशियली दास लोग रखने लग गए थे। तो सर जॉर्ज बोर्लो ने अच्छा काम किया, इस पर रोक लगा दी दासों के व्यापार पर। नेक्स्ट है, सर जॉर्ज बोर्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वल्लोर का विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। तो सर जॉर्ज बोर्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? वेलोर विद्रोह। नेक्स्ट आता है, मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो मिंटो प्रथम के समय एक्ट पारित हुआ था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट आता है, लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि किसके साथ की? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 में जो संगोली की संधि है वो की थी नेपाल के साथ में। लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने अच्छा काम किया, जो प्रेस एक्ट आया था उसको हटा दिया था। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। अखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है, कालची में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो ये 17वें शिलालेख में है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे अल्मीडा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहाँ से आया था? तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था 1712 में पश्चिमोत्तर भारत, जो पश्चिमोत्तर ये वाला क्षेत्र है, तो ये पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था?
तो दाहिर था सिंध का शासक जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तब। मोहम्मद कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? तो मोहम्मद बिन जो कासिम था उसने सिंध भी जीत लिया था और मुल्तान को भी जीत लिया था। नेक्स्ट आता है किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले थे कुणाल। नेक्स्ट आता है मेगस्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक में समाज के कितने भागों की में बांटा है कि समाज कितने भागों में बटा हुआ था मेगस्थनीज के अनुसार? तो समाज 5 भागों में बटा हुआ था मेगस्थनीज के अनुसार। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियों यानी राजनीति पर आधारित बुक है। नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित बुक है। नेक्स्ट आता है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ है? तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी से बना हुआ है। नेक्स्ट है किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था? तो ये देखो कट गए हैं, कहाँ पे है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? तो चार्टर अधिनियम है वो सर जॉन शोर के काल में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये चार्टर अधिनियम सर जॉन शोर का है। सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो सर जॉन की नीति थी तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉन शोर ने। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो टीपू सुल्तान है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड वेलेस्ली की नीति थी सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले जो सहायक संधि करते हैं वो हैदराबाद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या करने वाले थे उदयन। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था 429 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? तो ऑब्वियसली बात है चंद्रगुप्त मौर्य ने ये प्राप्त किया था। हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो हिंदू धर्म का जो आधार है ग्रंथ है वो है वेद। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो एक तो रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, ये सभी धर्म हैं। किस शासक को अग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन कहा जाता है। तो महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस है वो सिकंदर के साथ भारत आया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी भी आ गई और लिच्छवी भी आ गई मगध साम्राज्य में। किसके टाइम में? अजातशत्रु के टाइम में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी था, पेट नेम था कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? तो उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? तो आद्य शिव है उसका चित्र अंकित है सिंधु सभ्यता की मुद्रा पे। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक है? तो बैल है वो सर्वाधिक बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता में आते हैं आपका लोथल, गोदीवाड़ा है ये लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति में चांदी की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा को सर्वप्रथम खोजा था दयाराम साहनी ने। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीमंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ईंटों का जो अलंकरण है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो पहले तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी, फिर उसके पुत्र है उसने भी उसकी हत्या कर दी। जब वो पुत्र बड़ा हुआ तब तो अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व का प्रथम सोचो कहाँ पे हुआ है? वैशाली में हुआ, लिच्छवी वंश के द्वारा ये किया गया था गणतंत्र। महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो महाजनपदों का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का
उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो ये था भगवती सूत। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस हैं, उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो ये इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट आता है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का आधार था शिकार करना। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार है वो पूरा पाषाण युग में हुआ था। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये सुटकोटड़ा है, वहाँ से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार था मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो ईंटों के बने हुए होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली था मगध। किस शासक को सेनिया या नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को कहा जाता था सेनिया। सेनिया यानी नियमित व स्थायी सेना रखता था बिंबिसार। गृहपति का क्या अर्थ होता है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। नेक्स्ट है, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में उसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी? नेक्स्ट आता है आपका, भारत में संविधान में मूल आधार क्या है? तो भारत के संविधान में मूल अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार होते हैं उनका निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों की सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों के बारे में जन सुनवाई हमने पढ़ लिया। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से लेके 22 के मध्य। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 19A में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार तो 19A में है और शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 21A में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष थे फैजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यों का निर्माण है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? तो 28वां राज्य बना था झारखंड। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी मूल अधिकारों को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को कहा है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो संविधान लागू होने के पश्चात था सिक्किम आरक्षित राज्य। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो सह राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को मिला 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ था? तो 1956 में ये पूर्ण हुआ था। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 सूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान का अपना अधिकार प्राप्त करता है भारतीय जनता से। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया? तो लिखित संविधान आया सबसे पहले फ्रांस। अध्यात्म शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आध्यात्मिक जो अध्यात्म है
शासन है वो उसका राज्य का उदय हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो मूल अधिकार हैं 6। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो ये है संरचना में संगठनात्मक। संरचना में कैसा है? ये संगठनात्मक है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। वह विश्व का सबसे व्यापक संविधान है भारत का संविधान। गौरव की बात है अपने लिए। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में शासन व्यवस्था अपनाई गई है ब्रिटिशीय संसदात्मक प्रणाली के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह स्थान दिया गया है राज्यों का संघ। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 सूचियां हैं। नेक्स्ट आता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका क्या अर्थ है? तो भारत यह है कि यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? तो समाजवादी 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका ये अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। तो ये भारत क्या है? एक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो भारत में जो शासन की शक्ति है वो जनता के पास है। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो मतदान का अधिकार प्रदान कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो जो प्रस्तावना है उसे भारतीय भाग में संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू हुई? तो भारत की जो प्रस्तावना है वो हुई है हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया है प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये प्रथम संशोधन हुआ था 1976 में। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1946 को। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट आता है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 अनुच्छेद हैं। संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार आधार पर संविधान सभा है वो चुनी गई थी संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रारूप समिति की प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार है वो स्वराज्य पार्टी ने रखा था 1924 में। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1946 को। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों से थे 70। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद है उस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आता है, B.R. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो B.R. अम्बेडकर है ना वो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये प्रथम बैठक हुई थी
9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आता है संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था M.N. रॉय ने। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार है कैबिनेट मिशन योजना 1946। जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 वो भारतीय संविधान सभा को गठित करने का आधार है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेके 11 के मध्य। तो 5 से 11 क्या है? नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आते हैं, अल्पसंख्यक 29। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख होता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत। तो 123 के अंतर्गत ऐसे याद रख लेना 1, 2, 3 अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 किस अनुच्छेद के तहत? क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद कर रखा है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करेगा 280 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 300 क में है ये। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। इसको याद रखना 3, 5, 6 तो राष्ट्रपति शासन होगा, 3, 5, 6 की तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो संविधान का अनुच्छेद होता है 108। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है सुत्ता बेदा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सुत्ता बेदा बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 2010 में। पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में कितनी प्रतिशत जल है? तो उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जगह कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ या अन्य गैसें किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है वो ज्वालामुखी को ही कहा जाता है। पखोई नोमोरी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पखोई नोमोरी की बाघ परियोजना की स्थापना, बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1999 में। सतपुड़ा पंचमोड़ी के बाघ अभयारण्य की स्थापना भी हुई थी 1999 में। रातापानी के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 2010 में। पीलीभीत की बाघ अभयारण्य, रातापानी और पीलीभीत ये बाघ अभयारण्य है, उनकी स्थापना 2010 में हुई। सुताबेदा है वो उसकी भी 2010 में। संविधान के किस मूल भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है आपका भाग 3 में। नेक्स्ट आता है
संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो संविधान के कौन से भाग में वर्णन है? भाग 2 में वर्णन है। नेक्स्ट आता है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है भाग 4 क में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 444। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बक्सा सागर बाघ अभ्यारण्य की शुरुआत हुई थी 1982 में, और नाम दफा है उसकी भी 1982 में, और इंद्रावती है उसकी भी 1982 में, जबकि बेतला है वो हुआ था 1986 में बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। मुंडन थरिया कालकट के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1988 में। पलामू की स्थापना हुई थी 1973 में। सभी भारतीय बाघ अभ्यारण्य हैं। और सिमलीपाल 1973, सुंदरवन 1973, पेरियार 1978, नागार्जुन 1982, ताड़वा अंधेरी ये 1993 में, पन्ना है वो 1994 में, दम्फा 1994 में, भद्रा 1998 में, पेंच है वो 1998 में। रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो रणथंभौर 1973। बांदीपुर है 1973। मानस ये इंपॉर्टेंट है 1973। मेलघाट बाघ परियोजना 1973। पलामू 1973। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट का पुराना नाम। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में है? तो 35-68 किलोमीटर में है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो जाड़े में ये राजस्थान में आते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार में। सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सरिस्का 1955 में। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1995 में। कॉर्बेट भारत के 1997 में। नेक्स्ट आता है सदाबहार जो वन है उनमें मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वृक्ष के नाम है चंदन, मोगनी, रबर, एबोनी, सिनकोना। ये सभी क्या हैं? ये सदाबहार वन है। मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती है? तो मानसूनी प्रदेश में जो वनस्पति होती है वो पतझड़, जिसमें साल, सागौन ये शामिल है, वो मानसूनी प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता क्या होती है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषता होती है बड़े बड़े घास के मैदान, और उन मैदानों को अफ्रीका में क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय होती है सवाना जलवायु। सवाना जलवायु में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 25 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक ये सवाना जलवायु में वर्षा होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का नाम क्या है? तो पेंटागोनिया है अर्जेंटीना में। ये दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में है। चक्रवात का निर्माण दो भिन्न तापमान वाली किससे मिलने से होता है? तो जो वायु राशियाँ मिलती हैं दो भिन्न तापमान वाली उनसे होता है। टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। तो चक्रवातों की शक्ति का मापन किस में किया जाता है? तो टी मापक होता है उसमें किया जाता है। टोर्नेडो में स्थलीय हवाओं की गति कितने किलोमीटर पर होती है? तो ये 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हेरिकेन्स में हवाओं की गति कितनी किलोमीटर होती है? तो 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हेरिकेन होते हैं में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान क्या है? तो ये अंटार्कटिक महासागर में उठते हैं हेरिकेन्स। प्रशांत महासागर में उठने वाली और चीन महासागर में चलने वाली वक्रगामी चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर में ये टाइफून है। टाइफून की गति कितनी होती है? तो 160 किलोमीटर होती है। सर्वप्रथम किसने तापक्रम के आधार पर जलवायु को बांटा? तो तापक्रम के आधार पर सबसे पहले बांटा था यूनानी ने। भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? तो जो भूमध्य रेखा पर है वो औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो सदाबहार यानी सदा हरे भरे रहने वाले
कौन से जलवायु में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों में किस जगह पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है जो पश्चिमी तटों पर पाई जाती है? जाड़ों में पछुआ पवनों के द्वारा होने वाली वर्षा। अंगूर और नींबू प्रजातियों के फलों की प्रचुरता की जलवायु में पाई जाती है। तो अंगूर और नींबू भूमध्य सागरीय। साल भर बारिश किस जलवायु में होती है? तो चीन सदृश जलवायु होती है, उसमें साल भर बारिश होती है। किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पश्चिमी यूरोपीय सदस्य जलवायु में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती है? तो पतझड़ होती है। धरातल की तुलना में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो वायुदाब समुद्र तल में ज़्यादा होता है। किसी भी स्थान पर वायुदाब कितनी बार घटता या बढ़ता है? तो किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार घटता या बढ़ता है। हवाओं के बहने की वजह क्या है? तो हवाएं क्यों बहती हैं? दाब प्रवणता की वजह से। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत है? तो बैरोमीटर में यदि पठन में तेजी से गिरावट आ रही है तो तूफानी मौसम यानी तूफान आने वाला है। बैरोमीटर के पठन का सबसे पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना क्या दर्शाता है? तो बैरोमीटर के पठन का पहले तो गिरता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या आने वाली है? वर्षा आने वाली है। धुंध क्या है? तो हल्के फुल्के कोहरे को ही क्या कहते हैं? धुंध कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो धरती की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा पड़ने वाला दबाव ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। वायु या पास्कल की इकाई क्या होती है? तो वायु या पास्कल की इकाई होती है बार या पास्कल। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 10, 13, 25 मिलीबार ये समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। 10, 13, 25, 10, 13, 25। संघनन का तात्पर्य क्या है? संघनन क्या होती है? जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जल के है वो गैसीय अवस्था है, वो या तो तरल में बदलेगी या ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, वही क्या क्रिया कहलाती है? संघनन कहलाती है। औसांक का क्या मतलब होता है? तो औसांक का मतलब देखो, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? औसांक कहलाता है। पाला या तुषार कब पड़ता है? जब औसांक या हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे स्तर पर जमी हुई ओस को ही क्या कहा जाता है? पाला कहा जाता है। कोहरे का निर्माण कैसे होता है? तो वायुमंडल की निचली जो परतें होती हैं उसमें धूल कण धुएं के रेंज व संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। औसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोई किसका निर्माण होता है? कोहरे का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर, 8850 मीटर। कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में आता है आपका सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है खैबर दर्रा। फाल दर्रा किन 2 राज्यों में को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। नेक्स्ट आता है, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल जिम्मेदार है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और रडार के लिए। तापमान किसे कहते हैं? तो तापमान कहते हैं भूतल से करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेल्सियस किस जगह का है? तो साइबेरिया में स्थित है बरखोशियांक नामक स्थान, वहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस है वार्षिक तापांतर। आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहलाता है गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद होता है सियाचिन, ग्लेशियर है सियाचिन। हिमालय के
सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 8850 मीटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के मध्य है? तो ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। भारत के पाल दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल दर्रा जोड़ता है केरल व तमिलनाडु को। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की चोटी है K2, वो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो काराकोरम को कहा जाता है कृष्णागिरी भी कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट आता है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण हुआ है सेनेजोइक से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो यह है हिमालय। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर होता है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2, जिसे गॉडविन आइंस्टीन भी कहते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हिमालय पर्वत की पूछिए श्रृंखला की तो कंचनजंगा है। कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में है? तो नाम्बा बर्वे। नाम्बा बर्वे वो हिमालय की असम राज्य में चोटी है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से। मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मानसून की उत्पत्ति है वो करक और मकर रेखाओं के निकट होती है। मानसून की उत्पत्ति करक और मकर रेखा के निकट। मानसून शब्द का तात्पर्य होता है हवा के रुख का बदलना। मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ नज़र आता है? तो मानसून का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग है, वहाँ पे हमें दिखाई देता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें किस ओर चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु से चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर। शीत ऋतु में मानसूनी पवनें उल्टा चलेंगी, स्थल से कहाँ जाएंगी? समुद्र की ओर चलेंगी। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो पुद्दुचेरी की है पुद्दुचेरी। दादर व नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो दादर और नागर हवेली की है सिलवासा। मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? दिल्ली की कहाँ पे है? तो नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की है कवारती। दमन और दीप की है दमन। अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। पुद्दुचेरी की पुद्दुचेरी है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ और हरियाणा की दोनों की क्या है? चंडीगढ़ ही है। मणिपुर की है इम्फाल। मध्य प्रदेश की भोपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई है। मेघालय की शिलोंग है। राजस्थान की जयपुर है। हरियाणा की चंडीगढ़ है। हिमाचल की शिमला है। सिक्किम की क्या है? तो सिक्किम की है गंगटोक। मिजोरम की है आइजोल। अरुणाचल की है ईटानगर। गोवा की है पणजी। उत्तराखंड की है देहरादून। छत्तीसगढ़ की है रायपुर। गुजरात की है गांधीनगर। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। तमिलनाडु की चेन्नई है। त्रिपुरा की अगरतला है। नागालैंड की कोहिमा है। पंजाब की चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। गुजरात की गांधीनगर है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। तमिलनाडु की चेन्नई है। त्रिपुरा की अगरतला है। नागालैंड की कोहिमा है। बिहार की पटना है। पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। असम की है दिसपुर। उड़ीसा की है भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। केरल की है तिरुवनंतपुरम। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई पर है? तो ध्रुव पर जो क्षोभ मंडल है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो क्षोभ मंडल में हम कितने किलोमीटर ऊपर जाएं, कितने मीटर ऊपर जाएंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी? तो 165 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती हैं? तो वायुमंडल की क्षोभ मंडल में हवाएं चलती हैं। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की उतना ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। किन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत को क्षति हो रही है? तो एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोनों याद रखना,
नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई है? तो विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई है 16 किलोमीटर पर और ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर, जस्ट डबल है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर कितनी है? 16 और ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वार है वो आता है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल हम किसे कहेंगे? तो वायुमंडल कहेंगे धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई तरह के गैसों का मिश्रण होता है और गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी मौजूद होते हैं। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी है? तो ये -0.93% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। 0. ये आर्गन की मात्रा है 0 माइनस नहीं है 0.93%, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो ऑक्सीजन जब हम 64 किलोमीटर तक जाएंगे वहाँ तक ही ऑक्सीजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन नहीं है। कौन से गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। वायुमंडल में नियोन गैस की मात्रा है 0.0018% नियोन है। हीलियम है 0.0005%। ओजोन है, देखो कितने जीरो हैं, 0.00001% ओजोन गैस है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस ओजोन होती है। और कौन सी गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो ऑक्सीजन है 64 किलोमीटर में। कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी है वही। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं पंचगंगा और दूध गंगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर रिवर है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा है चंबल की। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो गोदावरी नदी है, उसका मुहाना भी है और उद्गम स्थल दोनों ही कहाँ पे? गोदावरी में। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्रह्मणी नदी है, उसे कहा जाता है उड़ीसा का शोक। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा है गोदावरी की सहायक नदियाँ। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान का जल समझौता है सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत में सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो यह सिंधु नदी। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या है 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 36 हैं और मानव रहते हैं 10 द्वीपों में। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर है? तो शीत मरुस्थल भारत में पाया जाता है लद्दाख में। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। केंद्र शासित प्रदेश दादर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा कहते थे अरुणाचल प्रदेश को। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी नदी की है? तो सिंधु नदी की भूमिका है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र हैं दोनों की लंबाई सेम है
सिंधु की है 2880 और ब्रह्मपुत्र की है 2900। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी एक तो कर्नाटक और एक तमिलनाडु। तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है, वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत और जो मानक समय है ग्रीनविच के समय है 5 घंटे 50 मिनट का अंतर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर यानी 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ हैं? तो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं 28.8% वाले भाग पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% पर मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो समुद्र तटरेखा गुजरात की सबसे लंबी है। और किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो समुद्र तटरेखा गोवा की तो सबसे छोटी है और गुजरात की सबसे लंबी है। भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक लगती है। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तट कहलाता है कोरोमंडल। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण होता है गोवा से दमन तक का जो तट है वो कहलाता है कोंकण तट। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप है, वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। डोरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डोरंड रेखा है वो 1896 में निर्धारित की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील होती है चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है वो। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो वुलर झील भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की है सांबर झील। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल है, वो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद में है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित होती हैं तमिलनाडु में। अन्नामुडाई नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नामुडाई की चोटी की ऊंचाई है 2695 मीटर। यह अन्नामुडाई की क्या है? ऊंचाई है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है आपकी संकोश नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो पहले हिमालय पर्वत था टेथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तटों पे हैं? तो महेंद्रगिरी हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है उसके तट पे कौन सी है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। डोरंड रेखा 1896 में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में है। मीठे पानी की है वुलर झील। सांगोपा नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? जो सांगोपा है वो अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। तवा है ना, तवा वो किसकी सहायक नदी है? तो ये तवा है ना, ये नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो नाम से ये कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बिहार का तो कोसी है और दामोदर है वो बंगाल का शोक है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर देखें तो वह है गोदावरी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भारत के बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने के अनुसार पूछा जाए तो गंगा है।
पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल यानी मीठा जल है? तो 2.5% है मीठा पानी। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? तो महासागरीय गुण में एक तो तापमान होता है और एक उनमें होती है लवणता। जलमंडल का वह भाग जिसकी निश्चित सीमा न हो क्या कहलाता है? तो जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसकी निश्चित सीमा नहीं हो, वह क्या क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। खाड़ी का क्या मतलब होता है? समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र कहलाता है उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। किस महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो अंटार्कटिक महासागर है, उसमें तापांतर सर्वाधिक होता है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील होती है इंदिरा सागर झील। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है गरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में। जोग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात यानी जोग जलप्रपात। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पे है? तो ये जोग जलप्रपात पे है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पाद कर्नाटक में। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो यह 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है ध्रुव पर रात दिन कितने समय का होता है? तो ध्रुव पर रात और दिन है वो 6 महीने के होते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र वाला भाग है वो वसंत ऋतु वहाँ पे होती है। जब समुद्र है ना, जब सूर्य है वो होता है वो भूमध्य रेखा नहीं बीच में एकदम सेंटर में होता है, तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में होती है वसंत ऋतु। जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उत्तरी समशीतोष्ण में क्या रहेगी? गर्मी। जब कर्क रेखा पे है तो ग्रीष्म ऋतु। किस क्षुद्र ग्रह को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा को खुली आंखों से देख सकते हैं। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस है। धूमकेतु के पुंज का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है, तो वही क्या कहलाता है? पूंछ कहलाती है धूमकेतु की पूंछ। धूमकेतु को और किस नाम से जानते हैं? तो पुच्छल तारा भी कहा जाता है क्योंकि इसके पूंछ होती है, दिखाई दे पड़ती है हमें पूंछ की तरह। धूमकेतु की खोज किसने की थी? तो एडमंड हैक ने इसकी खोज की थी धूमकेतु की। कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है? तो जो हेली धूमकेतु है वो 76 साल के बाद में दिखाई देता है। ड्वार्फ मंदाकिनी क्या है? तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ये ड्वार्फ मंदाकिनी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहा गया है? तो देवयानी कहा गया है आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी। पर्वतीय भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो पर्वतीय भाग में उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है। पवन क्या है? पवन होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। पवनें हमेशा किस क्षेत्र की ओर चलती हैं? तो पवनें हमेशा चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर। पृथ्वी की किस गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं? तो पृथ्वी की गति के कारण। तो जब पृथ्वी है ना वो घूर्णन गति करती हैं तब पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती हैं? तो जो स्थायी पवनें हैं ये परमानेंट पवन है वो 3 प्रकार की हैं। एक तो वाणिज्यिक, एक पछुआ, एक होती है ध्रुवीय। तीनों याद रखनी है, वाणिज्यिक, पछुआ और ध्रुवीय। आगे का वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।